किसी की आज सैलरी 50 से 60,000 की रेंज में है, क्या वो रियलिस्टिकली फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकता है? उनको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। बहुत मिडिल क्लास लोग का एक सपना होता है जेनरेशनल वेल्थ बनाने का। उसको बनाने का तरीका क्या है? इन्वेस्टर इतना ज्ञानबाजी करता है, लेकिन एक सिंपल चीज़ की आपके पोर्टफोलियो का CAGR क्या है, आपको मालूम नहीं है। इंडिया में अगले 20-30 सालों में इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, बट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन चैलेंज हो सकता है। आपको स्टॉक्स क्यों नहीं जमता है? I can give you 10 reasons why one should never do direct stock. Which stock made 20 times wealth in last 10 years? उसका कोई मतलब नहीं है। आज बताओ कहाँ 22 गुना पैसा बनेगा 10 साल में, कोई नहीं बता पाएगा। इंडिया बड़ा फनी कंट्री है। So either we trust the big brand or we trust our morning walk uncle, जिनका अपनी फाइनेंशियल वेलबींग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, खाली ज्ञान बांट के चले जाते हैं। अगर वो बोलता है पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, कहानी कर रहा है। फॉर दोज ऑफ आवर ऑडियंस जो आपके बारे में नहीं जानते, अगर आपको अपने आप को 60 सेकेंड्स में इंट्रोड्यूस करना हो, आप कैसे करेंगे? So I am a born Marwadi, CA by training, worked for asset management companies, BFSI segment for more than 3 decades, traveled across 300 locations in India. I think I have addressed more than 1,000 webinar plus physical meeting, addressed lakhs and lakhs of investors across the country, talking about कैसे ढंग से पैसा मैनेज किया जाए and how to live happy, healthy and reasonably wealthy lifestyle. या ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. And I'm a father of 2 grown-up boys and a married person. तो हम ऑडियंस के लिए पर्सनल फाइनेंस की बात करेंगे, मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आपकी जर्नी के बारे में समझते हैं। आपकी पर्सनल फाइनेंस जर्नी कब शुरू हुई एंड इस पूरी जर्नी में जो होता है ना कि टर्निंग पॉइंट्स होते हैं कि पहली इन्वेस्टमेंट, पहला प्रॉफिट, पहला लॉस, पहला करोड़, तो वो कब कब हुआ? So जो पहला मेरा सैलरी आया, तो पहला सैलरी आते ही मैंने अपना बहुत अच्छा मन में विचार बनाया, सैलरी आने से पहले ही, कि मैं 50% अपनी सैलरी का इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो सबसे पहले तो वही होता है टिपिकल, आपको कुछ आइडिया होता नहीं है, तो आप एक तो आपका EPF चला जाता है, उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीद लेते हो, क्योंकि वो एजेंट घूमते रहते हैं ऑफिस के अंदर। फिर हमारी कंपनी के FDs थे, उसमें पैसा डाला था। दैट वाज 93। 94 में आई गॉट अपॉर्चुनिटी कि बिरला म्यूचुअल फंड की जो इनिशियल जर्नी थी, उस पर मैंने काम किया था। तो मेरा रोल था कि बिरला के जो वेरियस प्लांट थे, बिरला कंपनीज के नागदा में था, क्रासिम का, हिरनकूट में हिंडाल्को का था, तो वहाँ जाके वहाँ बिरला म्यूचुअल फंड के बारे में बात करना। तो वो जब बात करने लगा तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, अंडरलाइंग पोर्टफोलियो क्या है। तो उसके बाद मेरा बाय एंड लार्ज मोस्ट सेविंग्स म्यूचुअल फंड में होने लगा, और मुझे इक्विटी अच्छी लगने लगी, मुझे ड्रॉ डाउन समझ में आ गया, मुझे जर्नी ऑफ ग्रोथ समझ में आ गया। और तो मेरा पहला करोड़ आई थिंक एज ऑफ 31-32 के आसपास मेरा पहला करोड़ रुपए आया था, बन गया था मेरा वेल्थ। एंड वो अगेन सेविंग और सैलरी के थ्रू था या इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू था? दोनों कॉम्बिनेशन था। एक तो मेरा सेविंग रेट बहुत हाई था, और बड़ा पैसा बनने में वेरी ऑनेस्टली आपका किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यू शुड नेवर अंडरस्टिमेट द, आप इसको ब्लेसिंग बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। तो वो एक मुझे बहुत बड़ा एक चंक मिला था बोनस का, कोई बहुत अच्छा काम किया कंपनी में मैंने। तो फिर उसको मैंने ढंग से यूटिलाइज़ किया, ढंग से उसका इन्वेस्टमेंट किया। तो हाई सेविंग रेट आई थिंक रखा, और वो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू होता रहा, इसलिए मेरा पोर्टफोलियो बहुत फास्ट ग्रो करा। थोड़ा सा एक्शनेबल्स की बारे में बात करते हैं। लेट्स से हमारी ऑडियंस से पॉडकास्ट देख रही है एंड वो अपनी फैमिली में फर्स्ट इंसान है जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, राइट? उनका स्टेप 1 क्या होना चाहिए व्हेन प्लानिंग फॉर फाइनेंसेस फॉर देयर फैमिली? तो पहला तो फैमिली के साथ बैठ कर डिस्कशन करना चाहिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है कि कब हम फाइनेंशियली फ्री होंगे, उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देन इमरजेंसी, कॉन्टिजेंसी फंड, प्रोटेक्शन नीड्स, इन सब के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। हर बड़े इवेंट पे कितना पैसा खर्च करना, उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ है, फाइनेंशियल प्लान पे उसका इम्प्लीकेशन क्या है, वो डिस्कस करना चाहिए। इनहेरिटेंस मिली या अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो गए तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। बच्चे होंगे
तो उनकी एजुकेशन कॉस्ट कितनी होगी, वो सब प्लानिंग करना चाहिए। तो आपको हर चीज़ का एक प्लान करना चाहिए कि मेरे इस चीज़ का खर्चा इतना होने वाला है, ये मेरी इनकम है। सबसे पहले मेरा कैश फ्लो कितना है, हाउ प्रेडिक्टेबल इज़ द कैश फ्लो। उसके बाद मेरे खर्चे कितने हैं, जो जो नेसेसरी खर्चे हैं वो है, और जो डिस्क्रिशनरी है वो कितने हैं, हम उसको कितना कम कर सकते हैं टू अचीव और फाइनेंशियल गोल। ये आपको बैठ के प्लानिंग करना पड़ेगा। वो आपको अपनी फैमिली में समझना है कौन किस काम को ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और ये देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अपने पैसे पे सबसे बड़ी रिस्क होती है इन्फ्लेशन की। लेकिन इन्फ्लेशन जो सरकारी आंकड़ों में आता है, वो इन्फ्लेशन आपके लिए कोई मतलब का नहीं है। वो पुराने ज़माने की बात होती थी कि 3% 4% इन्फ्लेशन, बिकॉज अपनी जो खर्चे होते थे फूड यूज्ड टू बी द बिगेस्ट आइटम। नाउ द फूड फॉर मेनी फैमिलीज इज 10%, 20%, 30% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। बाकी खर्चे अलग हैं। तो सपोज आपके फैमिली में यंग बच्चा है, पढ़ रहा है, तो वो एजुकेशन इन्फ्लेशन 8 से 10% है। आपकी फैमिली में कोई एजिंग पेरेंट्स है या आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका इन्फ्लेशन अलग 10-12% हो सकता है, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता रहता है। सपोज आपकी स्पेंडिंग में हॉलीडे ज़्यादा है, तो उसका एक्सपेंसेस अलग लेवल का होता है। तो आपको हर हेड ऑफ एक्सपेंसेस का इन्फ्लेशन बिल्टअप अलग करना चाहिए। यू जस्ट कांट रन एट 4%, 5% इन्फ्लेशन नंबर, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब आप ये नंबर देखोगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इतने खर्चे नहीं करना चाहिए, हमको ढंग की प्लानिंग करके ढंग का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सारा इज बॉइल डाउन टू, आप बैठो, पेन और पेपर लिखो, एक्सेल शीट पर लिखो, आपको मालूम पड़ेगा। तो आपने जो इन्फ्लेशन वाला पॉइंट का, आई थिंक ये बहुत ही रियल इशू है। क्या आपके हिसाब से किसी की आज सैलरी लेट्स से 50 से 60,000 की रेंज में है, एंड देयर आर 26-27 ईयर ओल्ड सैलरीड प्रोफेशनल, क्या आज की टाइम पे जहाँ इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, बहुत मार्केट में वॉलेटिलिटी है, क्या वो रियलिस्टिकली फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकता है? उनको दो चीज़ करनी पड़ेगी। दे हैव टू फिगर आउट वेदर दे वांट टू बी सोशली सिक्योर और फाइनेंशियली सिक्योर। कि उनको जाके अपने दोस्तों के जैसे रहना है, वैसे खर्चे करने हैं, तो चैलेंज हो जाएगा। लेकिन उनको डिसाइड करना है कि मेरा 1 रुपया बचाया हुआ आज आने वाले पीरियड में कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ओके, कोई यंग बच्चा है, वो 6 लाख 7 लाख कमा रहा है, इंक्रीमेंट मिला उसको, बोनस मिला 2 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। अब वो मोबाइल फ़ोन ले रहा है एप्पल का, जाके 1.5 लाख रुपया खर्च कर रहा है। अब उससे पूछो कि वो मोबाइल फ़ोन खर्च करने में कितना समय लगा उसको, मोबाइल फ़ोन खरीदने में कितना समय लगा, मैं भी डिसाइडेड बिफोर द बोनस इज कम। अब ये समझिए कि उस 1.5 लाख रुपए कमाने में उसको कितना समय लगा। सो वेन एवर यू स्पेंड मनी, आप ये सोचो कि इस पैसे को कमाने में कितना टाइम लगा? मुझे कितना समय लगा। जब आप ये इक्वेशन समझ जाओगे ना, तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये कोई भी किसी भी लेवल पे फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। अगर आप डिसिप्लिन रहे तो डेफिनेटली यू कैन अचीव फाइनेंशियल गोल। जी, मैंने ना एक कॉन्ट्रडिक्शन देखा है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स किसी फंड में, स्टॉक में तब पैसा डालते हैं जब वो परफॉर्म अच्छा करता है, एंड आप एंड लॉट ऑफ अदर एक्सपर्ट्स से कि ये कभी नहीं करना चाहिए। एंड इनफैक्ट जो अंडर परफॉर्मिंग आपको लगता है, आप उनमें पैसा डालो, बिकॉज मार्केट सिक्लिकल होती है। बट इससे ना, आई थिंक फॉर एनी नॉर्मल पर्सन, स्पेशली मेरे माइंड में तो ज़रूर आता है, तो क्या मेरा सिस्टम ये होना चाहिए कि मैं कोई ऐप खोलूँ, उसके अंदर मैं रिटर्न वाला फ्लिप कर देती हूँ ऑर्डर, एंड जो भी वर्स्ट परफॉर्मिंग है मैं उसमें पैसा डाल देती हूँ। माई क्वेश्चन इज़ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि विच फंड इज़ इन अ बैड फेज ऑफ इट्स रिटर्न साइकिल एंड विच इज़ अ बैड फंड, कम्प्लीटली बैड फंड? तो कैसे सेपरेट करें दोनों को? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और सी मैनी टाइम द ग्रेट एडवाइस डज लॉट ऑफ ग्रेट डिससर्विस। जैसे कि हम बोलते हैं कि विनर्स रोटेट, चलो हमने बहुत ग्रैंड फादरिंग स्टेटमेंट दे दिया। हाँ, अब उसके बाद क्या, इन्वेस्टर क्या करे? एग्जैक्टली। सो आई थॉट डीपली अबाउट दिस। सो व्हाट आई डू, 48 फंड हाउसेज हैं, 48 फंड हाउसेज। हमने 20-22 मेरे हिसाब से लगता है कि अच्छे फंड हाउसेज हैं, उनकी टीम अच्छी है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अच्छे हैं, और इवन कोई चला गया तो नया बंदा आ जाएगा, इतना ईगो उनके पास है या जो भी है। तो वो फंड हमने आइडेंटिफाई किया। देन आई लुक्ड एट वेरियस फंड्स कि जो फंड टॉपिंग द चार्ट करता है। तो हमने एक स्टडी की तो मालूम पड़ा कि सर्टेन पीरियड तक फंड टॉप करता है चार्ट,
बिकॉज जो उसके स्टॉक्स हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक चलते हैं, उसके बाद लीडरशिप चेंज होती है. सो आई फिगर्ड आउट कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर बीइंग टॉपिंग द चार्ट या बीइंग इन द टॉप क्वार्टाइल, एक पीरियड होता है उसके बाद धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस नीचे जाने लगता है. सो एट सर्टेन पॉइंट टाइम वी स्टॉप गिविंग अलोकेशन टू दोज फंड्स. सिमिलरली व्हेन फंड अंडर परफॉर्म, वी नो पहले 6 महीने में 1 साल में अंडर परफॉर्मेंस में पैसा नहीं डालने का. बिकॉज समवन अंडर परफॉर्म, दे अंडर परफॉर्म फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. ओके, देन द टिपिंग पॉइंट कम. सो आवर स्टडी सजेस्ट दैट 87-80% टाइम आपका कॉल सही चला जाता है, तो वो कर सकते हो. लेकिन इसमें बहुत डेटा माइनिंग करनी पड़ती है. तो आप खाली ऐप देख के वो करना, मेरे हिसाब से वो थोड़ा डेंजरस हो जाएगा. एंड दिस वाज द वन रीजन कि हमने एक सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर फंड है जिसको सब लोग पसंद करते हैं, उसको हमने 3 साल पहले रिकमेंड करना बंद कर दिया था. बिकॉज इट वॉज टॉपिंग द चार्ट इन एवरी कैटेगरी, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर. और हमको मालूम है कि कोई भगवान नहीं है इस बाजार में. और हमारे धर्म में तो ये भी है कि भगवान भी परमानेंट नहीं है, अवतार बदलते रहते समय के साथ. जब वो फंड अंडर परफॉर्म करना चालू किया, देन वी स्टार्ट रिकमेंडिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अंडर परफॉर्मेंस. तो ये जजमेंट लेना पड़ता है आपको जी. एंड बहुत मिडिल क्लास लोग का एक सपना होता है, वो है जनरेशनल वेल्थ बनाने का. आपके हिसाब से अगेन उसको बनाने का और उसका प्रेजर्वेशन का तरीका क्या है? देखिए, इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी 3 जनरेशन तक टिकती है. एक्चुअली ये सही है, लेकिन आप देखो जापान में फैमिली से 1500 साल पुरानी, यूरोप में 500 साल पुरानी, यूएस में 200, 250, 300 साल पुरानी फैमिली हो गई है. इंडिया में क्यों कहा जाता है कि 3 जनरेशन के बाद वेल्थ नहीं टिकती है? क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते, हम प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट नहीं करते. एक अंकल ने धंधा सेटअप किया, वो सबसे अच्छे हैं, वही सारे डिसीजन लेंगे. तो फैमिली के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क लाना बहुत ज़रूरी है. इवन ए मिडिल क्लास फैमिली, उनको भी प्लानिंग करने का ज़रूरत है. जैसे कोई बोलते हैं ना प्लानिंग की जरूरत पैसे वाले की है, तो ऐसा बोलते हैं कि एथलीट को हेल्दी रहना जरूरी है, जबकि ओवरवेट पर्सन को ज़्यादा जरूरी है. तो उसके पास कम पैसा आना, उसको ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए कि मेरा पैसा ढंग से कैसे मैनेज हो. तो आपको अपनी लिमिटेशन समझ के, और आपको ये भी देखना है कि ये विजडम मेरी स्पाउस के पास जाए, ये विजडम मेरे बच्चों के पास जाए, सो दे बिकम बेटर एट व्हाट दे डू. और काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि यार मेरी स्पाउस को कुछ नहीं आता है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, यार वो खाना बनाना माँ के पेट से सीख के आई क्या? आपका बच्चा अच्छा गिटार प्ले करता है, कहाँ से सीखा उसने? आपका बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा, कहाँ से सीखा उसने? कंटिन्यूस बेसिस पे क्लास जाता था ना, तो ही बिकेम बेटर एंड बेटर. सिमिलरली इन्वेस्टिंग के अंदर व्हेन स्पेंडिंग टाइम, शुरू में आपकी एंग्जाइटी रहेगी, भागो मत उससे, उल्टे सीधे सवाल करोगे. जैसे आप सपोज स्टार्ट प्लेइंग गिटार, तो आप पहले दिन से परफेक्ट ट्यून लाना चालू कर दिया क्या आपने? सिमिलरली इन्वेस्टिंग के अंदर यू गो विद अ टीचर, लर्न, और धीरे धीरे आपको बहुत समझ आने लग जाएगी. आपका एक स्टोरी है दैट आपने अपने HDFC के शेयर्स बेच के रियल एस्टेट खरीदा था 2004 में, एंड आपको अब उस चीज़ का थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रिग्रेट होता है. कैन यू वॉक मी थ्रू द डिसीजन कि एक तो जब आपने वो चीज़ करी तब दिमाग में क्या चल रहा था, एंड अब जब ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स बाद अब आपको क्या लगता है उस डिसीजन के बारे में? नहीं, वो रिग्रेट नहीं है. मैं कोई ऐसे कन्वर्जेशन मैंने बोला था चीज़ कि 2004 में जिस बिल्डिंग में मैं घर खरीद रहा था, वहाँ 6,000 रुपये स्क्वायर फुट रेट था, और HDFC उस टाइम उस फंड का नाम इक्विटी फंड था, अभी फ्लेक्सी का फंड हो गया. उसका NAV 58-60 रुपीज़ के आसपास था. तो मैंने कुछ यूनिट्स बेचे और घर खरीदा. उसके बाद फंड का NAV बढ़ा, लेकिन जो हमारी बिल्डिंग थी उसमें भाव 6,000 से 10, 12, 14, 36, 40 हो गया. एंड दिस पार्ट वाज डूइंग वेल बट नॉट एज गुड एज दिस. और हमारी बिल्डिंग में चर्चे चल रहे थे कि अभी 40 से भी 60 हो जाएगा, 80, 1 लाख हो जाएगा हमारी बिल्डिंग में भाव. वो आज तक आया नहीं भाव, वो अभी 50,000 के आसपास, 40,000 के आसपास, पता नहीं क्या है. उस फंड की NAV लेकिन 60 रुपये से भी 2,000 के ऊपर चली गई है. ओके, तो दैट इज अ पावर ऑफ इक्विटी. ओके, इक्विटी ऐसी एसेट कैटेगरी है जो मैनेज एसेट्स का, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्ट स्टॉक्स, मैनेज एसेट्स ऐसी पावरफुल कि वो कंटिन्यूस बेसिस पे डिकेडल परफॉर्मेंस देते रहेगी. रियल एस्टेट में क्या, रिटर्न्स कम बल्कि. हमारी बिल्डिंग में 2004 से 2012 में 4,000 से रेट 40,000 हो गई. उसके बाद वो रेट अभी स्टेगनेट ही है.
लेकिन वहाँ आपका मैनेज पोर्टफोलियो है। यहाँ रियल एस्टेट क्या खाली एक एसेट कैटेगरी है, ये प्रॉपर्टी इस लोकेशन पे। वहाँ क्या आपके पास 400 बिजनेस हाउसेस है, उसके अंदर आपके पास आईटी भी है, बैंक भी है, फार्मा भी है, फिनटेक, सब कुछ है आपके पास, और ग्रोइंग बिजनेसेस है। तो अल्टीमेटली दैट विल ट्रायम्फ एवरीथिंग एल्स इन द लॉन्ग टर्म। तो वो मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया था। और अभी मैं उसको, जब भी ये डिसीजन होता है तो हम यही चीज सोचते हैं कि व्हाट हैपन आफ्टर 5 ईयर 10 years, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विच विल मेक मोर मनी, एंड देन पुट मनी देयर। ओके, तो ये तो चलो एक एग्जाम्पल हो गया, बट ये फोमो जो होता है ये तो हमेशा रहेगा कि काश मैंने इक्विटी में डाल दिया होता। सो जब आप कोई भी चीज़, स्पेशली कोई ऐसा बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे होते हैं एज बाइंग अ हाउस, तो इस केस में फाइनेंशियल जो लॉजिक है उसको एंड इमोशनल जो आपकी नीड है उसको कैसे बैलेंस करें? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जो घर है मेरे हिसाब से लेना चाहिए, वहाँ फाइनेंस लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। ओके। सो मेनी पीपल इट गिव लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी, मेंटल इंस्टेबिलिटी, कि घर है, छत है। दूसरा, मैंने देखा प्रैक्टिकली कि घर नहीं खरीदते हैं, रेंट पे रहते हैं, और बाकी पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग खर्च करते हैं उसको। तो ईएमआई नहीं देना, इसलिए ईएमआई में तो आपका फोर्स सेविंग हो जाता है। सो आई एम नॉट समवन हु सेज कि भाई घर नहीं खरीदना चाहिए, घर खरीदना चाहिए। ओके। और आपको फोमो की बजाय आपको लर्निंग होना चाहिए कि मेरी लर्निंग क्या है। फोमो में आप डीप इमोशन में चले जाते हो और थोड़ा एंग्जाइटी बिल्ड हो जाती है उसके अंदर, यार ये क्या, ये करना चाहिए था। आप लिखो, ट्राई टू बी वेरी क्लिनिकल कि मैं क्या करता उस टाइम, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी सोच क्या थी उस टाइम। उसके बाद आप उसको, तो आप लिखना चालू करो इंपॉर्टेंट डिसीजन को अपनी लाइफ के, कि क्यों हम ये डिसीजन ले रहे हैं। सही गलत समय के साथ हो सकता है जो मैं आपको इलस्ट्रेशन दिया, घर ज़्यादा अच्छा होता, और हो सकता है कि वो फंड अच्छा नहीं करे, ये पॉसिबिलिटी भी है। बिल्कुल। तो आप प्री मॉर्टम करो मेरे हिसाब से। पोस्ट मार्टम करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है पोस्ट मार्टम। विच स्टॉक मेड 20 टाइम वेल्थ इन लास्ट 10 ईयर, उसका कोई मतलब नहीं है। आज बताओ कहाँ 20 गुना पैसा बनेगा 10 साल में, कोई नहीं बता पाएगा। प्री मॉर्टम करो, पोस्ट मॉर्टम मत। आज मैं घर खरीद रहा हूँ, मैं पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल रहा हूँ, इक्विटीज निकाल सकता हूँ, हो सकता है 10 गुना बढ़ जाए, मेरा घर 2 गुना ही बढ़े, लेकिन आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे घर चाहिए, मेरी फैमिली को स्टेबिलिटी चाहिए। तो वो डिसीजन, आपको हर डिसीजन प्री मॉर्टम करके, और उसमें डेफिनेटली मेरा तो रिक्वेस्ट है लोगों को कि टेक हेल्प ऑफ गुड एडवाइजर हु विल हेल्प यू। क्योंकि आपकी लाइफ के बहुत, मैं जब हम क्लाइंट से डील करते हैं, वेरी ऑनेस्टली, पोर्टफोलियो रिटर्न की बात तो 2 मिनट होती है, बाकी बातें अलग ही होती है। करियर की, ये कैश फ्लो आ रहा है, क्या करना चाहिए, फैमिली है, बच्चे की शादी, मंत्री जी कितना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शादी में कितना पैसा खर्च करना चाहिए, 1 साल की अर्निंग करना चाहिए, पोर्टफोलियो कितना खर्च करना चाहिए, बहुत सारे डिसीजन आते हैं। जी। एंड फाइनेंशियल हेल्प किस स्टेज में लेनी चाहिए? जब से आपने वर्क करना शुरू करा है, सैलरी यानी इन्वेस्टिंग शुरू करी है, तभी से फाइनेंशियल हेल्प ले? और बिल्कुल आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि आपने जॉब चालू किया, ठीक है। अब एक वन फाइनेंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 1300 डिवोर्स कपल का स्टडी किया, तो मालूम पड़ा कि 83% of the couples had money fight every month. And for guys, the number one reason for divorce was money dispute. For girls, the number one reason was dispute with mother-in-law. Second was money. So where the people look at money is very, very different. Now, when you're getting married, so first when you're getting married, so you need to think now. Lots of in families they are single child. तो पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा, किसके पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा, इमरजेंसी नीड की प्रोविजन कहाँ से आएंगे, शादी में कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ से आएगा पैसा वो। ओके। उसके बाद शादी हो गई, बच्चे, आप मालूम पड़ा कि डिसेंट फैमिलीज के अंदर ग्रोइंग अप अ किड इज 50,000 रुपीज पर मंथ खर्चा। इट इज। तो बच्चा है, आपको उसकी प्लानिंग करनी है, ईसॉप कैसे मैनेज करें, इज अ बिग थिंग। और मैंने देखा, मैं आपको ईसॉप पे बताता हूँ, बहुत ही मेरा इतना जबरदस्त तजुर्बा रहा उसके अंदर कि ईसॉप वेल्थ, एंड आई वर्क विद HDFC ग्रुप। तो HDFC का स्टॉक वाज अ क्लॉकवाइज वंडरफुल 20%, 25% CAGR फॉर 30 years. In last 5 years the stock has not done well. Now हमारे काफ़ी कुलीग्स हैं जो रिटायर होने को आया,
जिंदगी भर उन्होंने देखा कि उनकी वेल्थ ग्रो रही है ऐसे, और अब पिछले 5 सालों में ग्रो नहीं हुई। उनका 10 करोड़ का ESOP है, 2 करोड़ का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, 2 करोड़ का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 4 हो गया, लेकिन वो वहीं का वहीं है। एंड दे प्लान्ड एवरीथिंग बेस्ड ऑन दिस 20% ग्रोथ। सो देन इट ट्रिगर्ड इन माई माइंड कि ये तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन ESOP, HDFC ग्रुप। जी व्हेन यू लुक एट फिनटेक प्लेटफॉर्म एंड न्यू एज कंपनीज, तो वहाँ एक मेरा क्लाइंट है, इसका एक फिनटेक एक कंज्यूमर टेक कंपनी में 16 करोड़ का ESOP था, वो 8 करोड़ हो गया। तो उसका माइंडसेट देखिए क्या होता है। ESOP के अंदर यू बिकम वेरी इमोशनल। दूसरा, ये आपकी वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। सो यू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ESOP प्लानिंग में आपको हेल्प चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको हेल्प चाहिए, प्रोटेक्शन नीड में आपको हेल्प चाहिए, गोल प्लानिंग में आपको हेल्प चाहिए। तो डेफिनेटली आपको जितना जल्दी आप किसी को रीच आउट करें, चाहे कोई भी हो, और कैसे जज करें somebody is good advisor or not, नंबर 1 क्राइटेरिया। आप जाके बोलो कि मेरे को 20% रिटर्न चाहिए। अगर कोई भी अच्छा एडवाइजर है, अगर आपको वो रिस्क पहले नहीं समझाता ना, तो ही इज नॉट अ गुड एडवाइजर। अगर वो बोलता है पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 20% CAGR, कहानी कर रहा है वो। ठीक है। एंड आपने नेटवर्थ बिल्डिंग जर्नी के बारे में बात कर ली है, अब अमाउंट की बात करते हैं। तो क्या आप आज हमें अपनी नेटवर्थ के बारे में बता सकते हैं? देखिए, ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो मेरे पास जो लोग सोचते हैं ना, उससे बहुत कम पैसा है। अच्छा। और जो मेरी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा है। सो आई एम वेरी हैप्पी, बट मोर इम्पोर्टेंटली एब्सोल्यूट, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जीरो का नंबर नहीं रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं है। और भी अच्छी बात है कि माई किड्स, दोनों मेरे बच्चे, दे हैव सीन माई जर्नी। तो वो भी अपने, जब वो CA कर रहे थे, जो उनका स्टाइपेंड आता था, तब से वो SIP कर रहे हैं। पहला जॉब आया SIP की। तो टच वुड, मेरे बच्चे भी, कोई डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं करता है, कोई कहीं और पैसा डालते ही नहीं है। वो सैलरी आई, सीधा SIP कर दिया। सो मोर देन माई वेल्थ एंड माई पोर्टफोलियो, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बच्चे भी मतलब उसी रास्ते पे हैं। ओके। एंड नेटवर्थ नहीं तो एसेट एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कितना परसेंटेज टर्म्स में कितना पैसा आपने कौन सा एसेट में लगाया है? सो इक्विटी वुड रिमेन इन माई ओपिनियन 90% प्लस ऑफ माई पोर्टफोलियो। और उसका रीज़न ये नहीं है कि नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, बिकॉज एक तो मैंने बिल्टअप इतने सालों से किया है, तो इवन ड्रॉ डाउन हो जाए तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। वी कुड पुट एवरीथिंग इनटू इक्विटी बिकॉज दैट विल ग्रो फास्टर। डेट में मेरा अलोकेशन इन्वेरिएबली बहुत कम रहा है हमेशा से भी। डेट में मैं उतना ही पैसा रखता हूँ जो अगले 1-1.5 साल मुझे खर्चे की ज़रूरत है। तो शादी आ रही है, हॉलीडेज़ करना है वो, और थोड़ा ऐसा अपॉर्चुनिस्टिक के लिए कि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, मार्केट गिरा तो और पैसा डाल देंगे। So that is not, if given a choice, I would like to keep 100% इन इक्विटी। एंड विद इन इक्विटी इज इट ओनली म्यूचुअल फंड्स या यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत स्टॉक्स में भी आप प्ले करते हो? नहीं, मैं स्टॉक्स तो बिल्कुल लेता ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल टच ही नहीं करता। मैंने अपनी फैमिली की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई है, और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई है। उस इन्वेस्टमेंट कमेटी के अंदर मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 2 ग्रोन अप बॉयज़ हैं, तो 4 लोगों का इन्वेस्टमेंट कमेटी है। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा खर्चा हम चारों के कंसल्टेशन से ही होता है। कोई भी एक आदमी उसके अंदर डिसीजन नहीं ले सकता। और जब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम बना रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हमने ध्यान रखा कि सबसे पहला है कि हमको हमारे पोर्टफोलियो का CAGR मालूम होना चाहिए। कि मेरा CAGR क्या है पोर्टफोलियो की, मेरा कॉस्ट कितना है इतने सालों का, CAGR क्या है। हमने देखा कि इन्वेस्टर इतना ज्ञानबाजी करता है, लेकिन एक सिंपल चीज़ की आपके पोर्टफोलियो का CAGR क्या है आपको मालूम नहीं है। उसके बाद हमने बोला कि CAGR मालूम होना चाहिए, बट CAGR अच्छा है ख़राब है कैसे जज करें। तो फिर हमने लिया एसेट एलोकेशन की, इतना पैसा इक्विटी में रहना चाहिए, इतना डेट में रहना चाहिए, इतना रीट्स इनविट में रहना चाहिए, इतना प्रेशियस मेटल में रहना चाहिए, और 5-10% आप नई नई चीज़ के लिए रखो, क्योंकि इनविट्स और रीट्स कुछ सालों पहले नहीं थे। ओके, तो हमने सब रखा है। और उसके अंदर भी सब कैटेगरी बना रखी है कि इक्विटीज़ में टचवुड मेरा तो बहुत सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, थोड़ा बहुत PMS के अंदर, थोड़ा बहुत ESOPs है, तो वो है। और ये बनाने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि लिक्विडिटी नीड्स क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ अ फ्यूचर लुकिंग।
एंड फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टेन, वी डोंट नो. सेकंड थिंग क्या है कि इन्वेस्टमेंट इज अ पोस्टपोनमेंट ऑफ करंट कंजम्पशन. द नीड फॉर फ्यूचर कंजम्पशन कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. जी, तो उस टाइम आपका पोर्टफोलियो लिक्विड है कि नहीं है. बहुत तो फर्क पड़ेगा। हम ये डिसाइड करते हैं जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं कि जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो है उस पैसे को मैं एक दिन से एक महीने के अंदर कितना परसेंटेज, कितना पैसा निकाल सकता हूँ. तो लिक्विडिटी नीड. सेकंड, ड्रॉ डाउन नीड, कि हमने जो जो असेट कैटेगरी के अंदर पैसा डाला है उसके अंदर ड्रॉ डाउन क्या हो सकता है. आई ऑलवेज अज्यूम द वर्स्ट केस सिनारियो, कि ये वर्स्ट केस सिनारियो है, ये हुआ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, तो मेरा 100 रुपये का वैल्यू आज ये हो जाएगा. एम आई कंफर्टेबल विद दैट नंबर और नॉट. एंड देन आई लुक एट कि व्हेन टू सेल. एक आम इंडियन फैमिली में क्या होता है कि दोस्त रिश्तेदारों को पैसे देने का बहुत रिवाज है. और अक्सर जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके पास ज़्यादा लोग आते हैं और कई कारण से हम अल्टीमेटली पैसा दे देते हैं और वो पैसा हमेशा 3 महीने के लिए लिया जाता है लेकिन अक्सर वापस आता नहीं. हम सबकी कहानी है. ओके, अभी हमने जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ली है, बनाई है, तो उसमें हमारे चारों का डिसीजन मेकिंग होता है. तो अगर मेरा दोस्त या रिश्तेदार मेरे से पैसा मांगने आए, वो 3 अप्रूव नहीं करते. मेरी वाइफ की तरफ से कोई आया तो हम 3 अप्रूव नहीं करते. माय सन की तरफ से कोई आया. सो वी नो दैट वी आर नॉट द आई एम नॉट द ओनली डिसीजन मेकर इन दिस जर्नी. आई नीड टू गेट माई वाइफ ऑन बोर्ड. ऐसा नहीं कि हम हेल्प नहीं करते, बट नाउ वी आर वेरी क्लियर कि जो पैसा जा रहा ना, इसका वैल्यू हम 0 मानते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट, इसको खर्चा मानते हैं. तो फिर आप उतना ही दो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो. सो आई एम जस्ट गिविंग वन सिंपल इलस्ट्रेशन. थ्रू दिस वी हैव अवॉइडेड सो मेनी मिस्टेक्स. कि हमने बड़ा घर लेना, क्यों लेना, क्यों एक्स अमाउंट का घर लेना. सो माई क्वेश्चन, माई किड्स विल आस्क मी कि इसका मतलब क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, इसका रिटर्न कितना छूटेगा. एवरीथिंग लुक वेरी गुड ऑन पेपर कि बहुत अच्छा घर है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये डिसिप्लिन से अगर आप, और फिर यही कोशिश करता हूँ मैं अपने क्लाइंट्स के साथ. इंडिया में अगले 20-30 सालों में इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, बट इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन चैलेंज हो सकता है. जी, बट ऐसा क्यों? आपको तो इतना टाइम हो गया है स्पेस में, आप खुद की भी आपकी एक एडवाइजरी है, तो आपको स्टॉक्स क्यों नहीं जमता है? नहीं, जमने वाली बात नहीं है. सवाल ये उठता है कि आप कितने स्मार्ट हैं. आई कैन गिव 10 रीजन वाई वन शुड नेवर डू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग. वन शुड ऑलवेज गो विद अ प्रोफेशनल मैनेजर. पहला होता है कि आप स्टॉक्स तो लेते हो, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्लाइंट का किसी का भी पोर्टफोलियो डायरेक्ट स्टॉक्स का ढंग का नहीं है. उसके मल्टीपल रीजन है. पहला रीजन है कि आप स्टॉक्स तो ले लेते हो लेकिन वेल डाइवर्सिफाइड नहीं होता. आप 5 बैंकिंग के स्टॉक लेके बैठे हो, या एफएमसीजी के लेके बैठे हो, आईटी के लेके बैठे हो. दूसरा, आपने चलो डाइवर्सिफाइड भी कर लिया लेकिन आपका वेट्स बराबर नहीं होता. तीसरा, मैंने देखा है कि क्या होता है कि समबडी उसका 1 स्टॉक 2 स्टॉक मल्टीबैगर हो गए, तो उस प्रोसेस में उन स्टॉक का वेटेज पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बिकम वेरी लॉपसाइडेड. फोर्थ, हमने देखा है कि इन्वेस्टर जब स्टॉक्स लेता है वो कभी नुकसान में बेचना पसंद नहीं करता है. वो कॉस्ट फैलेसी आ जाती है. अपने स्टॉक्स आपने खरीद लिया और उसका प्राइस नीचे चला गया, आपको लगता है कि नीचे के दाम पे नहीं बेचना है, जबकि आपको क्या करना है कि आपको यहाँ देखना है कि इस स्टॉक से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्या. और क्या होता है कि कस्टमर स्टॉक्स खरीदता है, वो स्टॉक बढ़ते भी, ऐसा नहीं बढ़ते नहीं है, लेकिन बाद में इकोनॉमी चेंज हो जाती है, मार्केट की लीडरशिप चेंज हो जाती है, तो स्टॉक्स को पकड़ा रखते हैं. फिर उन स्टॉक का एवरेज आउट करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत गलत. जैसे अगर मार्केट गिरा है, सपोज ये अभी करेक्शन है, इन्वेस्टर ने किसी स्टॉक को 400 रुपये पे देखा, अभी 300-200 पे अवेलेबल है, तो एवरेज आउट करने की कोशिश करते हैं. वो एकदम बहुत गलत तरीका है, क्योंकि नेक्स्ट रैली उन स्टॉक्स में आएगी जो कम गिरे हैं, न कि जो ज़्यादा गिरे हैं. और कंपनीज का प्रॉफिट पूल चेंज होता रहता है. तो मैं इतने क्लाइंट के पोर्टफोलियो देखें, और डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कभी क्लाइंट का भला करके नहीं गया है. और मैं जब म्यूचुअल फंड को देखता हूँ कि 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, आउटस्टैंडिंग नंबर. और आप देखो वॉरेन बुफे, ही मेड ऑल हिज मनी इन 12 to 15 स्टॉक्स इन हिज लाइफ. अभी कौन सा स्टॉक है वो मुझे क्या पता. प्रशांत जैन, माई एक्स कुलीग, व्हेन रिटायर्ड, ही रोट अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट. उसने बोला कि मैंने HDFC म्यूचुअल फंड में करीब 95,000 करोड़ का कैपिटल गेन क्रिएट किया मेरे यूनिट होल्डर के लिए, और उसने करीब 500 के ऊपर स्टॉक्स लिए थे.
उन 500 स्टॉक्स में इन 400 प्लस स्टॉक ही मेड मनी, इन 100 प्लस स्टॉक ही लॉस्ट मनी फॉर द यूनिट होल्डर. लेकिन जो 90,000 करोड़ बनाया ना, मोस्ट ऑफ दैट मनी इज मेड ओनली इन 55 स्टॉक्स. सो इवन द पर्सन ऑफ हिज कैलिबर, उसका 80% 90% गेन केम ओनली फ्रॉम 10 to 12% ऑफ द स्टॉक्स. अभी वो जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो कौन सा मुझे क्या पता. मैं तो प्रशांत के साथ भी बैठता था, संजय भट्टाचार्य के साथ भी बैठता था, चिराग सेतलवाड के साथ भी बैठता था, और भी बाकी मेरे फंड मैनेजर के साथ बैठता था. अभी मिलते रहते हैं इन लोगों से. बट आई नेवर आस्क बिकॉज ही बाय, if even you look at the greatest of the fund managers, they will tell you that they are happy if 56 to 57% of the call goes right. तो किसी ने 10,000 20,000 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर ली ना, now it is impossible for them to grow. They grew this wealth by 20%. The 20,000 cannot be grown 20%. लोग इस इक्वेशन को समझते नहीं है. अगर मैं पूछूं ना कि सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग के अंदर चैलेंज है लॉन्जेविटी का, कि कैन यू ग्रो योर वेल्थ एट 12% फॉर 50 years. उसका मैजिक एकदम अलग है रादर देन गेटिंग मल्टी बैगर्स. लेकिन मल्टी बैगर्स आर वेरी चार्मिंग, वेरी सेड्यूसिव, जस्ट लाइक ये लोग समझते नहीं है, और ये बहुत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये तो चलो एक चीज़ हो गई. एंड आपने ये कॉस्ट फैलेसी की बात करी. क्या ऐसे और बिहेवियरल ट्रैप्स कह लो, या ये फैलेसीज, बायसेस, जो भी हम इनको टर्म दें, आपने ऐसे और कौन से आइडेंटिफाई करिए इन्वेस्टर्स में जो उनको वेल्थ बनाने से रोकते हैं? देखिए, इंडिया बड़ा फनी कंट्री है. तो उसमें ऐसा है कि यहाँ ना हर आदमी अपने काम के अलावा हर काम में एक्सपर्ट है. You're right. तो क्या होता है कि एंड वी आर अ लो ट्रस्ट सोसाइटी. सो ईदर वी ट्रस्ट द बिग ब्रांड और वी ट्रस्ट आवर मॉर्निंग वॉक अंकल, जिनका अपनी फाइनेंशियल वेलबींग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, खाली ज्ञान बांट के चले जाते हैं. सो आप देखो, इतना फनी है. सपोज यू गो टू हॉस्पिटल और आप किसी रिलेटिव को मिलने गए, ही इज सफरिंग सम फ्रॉम इलनेस एंड ही इज बीन टेकिंग केयर ऑफ बाय गुड डॉक्टर्स, गुड हॉस्पिटल, बट आप उसको उस बीमारी का इलाज बता के आओगे. क्यों करना है? सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज आई सी इज अ फ्री एडवाइस. एक तो वो है. दूसरा, लोग, इट इज ग्लोबल फिनोमेना, पीपल चेस पास रिटर्न, और फिर उसका एक्सेल शीट में प्रोजेक्शन होता है कि जब सिल्वर $100 चला गया तो 200 हो जाएगा, गोल्ड बोला $200 हो जाएगा. सो वो एक्सेल शीट मैनेजमेंट होता है. तो वो नहीं करना चाहिए. थर्ड, इंडिया में लोग प्लानिंग नहीं करते. दे स्पेंड डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम ऑन वेरियस थिंग, बट हेल्थ, वेल्थ और फैमिली, इसके लिए ढंग का टाइम लोग देते नहीं है. हमेशा जल्दी में रहते हैं. खाना खा रहे, ढंग से बैठ के खाना खाना चाहिए, इतना जल्दी में रहते हैं, देन यू ऑल हेल्थ प्रॉब्लम. और एक मैंने बहुत बड़ा चैलेंज देखा है कि इंडिया में सबसे बड़ा रिस्क, अगर आप मेरे को पूछो क्या इंडिया के अंदर सबसे बड़ा रिस्क है, कि एक फैमिली में एक ही आदमी डिसाइड करता सब कुछ. वो बहुत गलत है. स्पाउसेस को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है. चाचा जी he's been successful in running a business, so he'll be good in everything. ऐसा नहीं होता भाई. ओके, तो आपको ये देखना है कि आपकी पूरी फैमिली के साथ इन्वॉल्व करके डिसीजन मेकिंग करो, बिकॉज आप पैसा किसके लिए बना रहे हो, किसके लिए बचा रहे हो, उनको भी पता नहीं कैसे मैनेज करना है. व्हाट इज द पॉइंट? बिल्कुल. एंड आई थिंक ये प्रॉब्लम शायद हर किसी की ऑडियंस में होगी, दैट कहीं ना कहीं एक इंसान होता है जो फाइनेंशियल, इमोशनल सारे डिसीजंस वो ले रहे हैं. वो मुझे लगता है गलत है. और आप देखो, जितनी बड़ा सेटअप, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितना लंबा ऑर्गेनाइजेशन चलता है ना, वहाँ एक इंडिविजुअल कभी डिसीजन नहीं लेता. तो अगर मेरे को इंडिया में सबसे बड़ा रिस्क क्या लगता है, सबसे बड़ा रिस्क ये लगता है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन इन द फैमिली डिसाइड अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, एवरीथिंग ही ओनली डज इट. थैंक यू सो मच सर. एंड यू टू, आई होप आपको ये कॉन्वर्जेशन पसंद आया हो. आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अब मैं आपसे मिलूंगी ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द नेटवर्क शो. सो टेक केयर अंटिल देन.